किसी भी राग को जानने से पहले उस राग का जो है एक हमने कहा कि एक बिल्कुल संक्षिप्त ब्यौरा जो है उसको जानना ज़रूरी होता है कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, किन स्वर संगतियों से वो राग बनता है। ये सब आपको हमने इसके पहले दोनों व्याख्यानों में आपको बताया। आज हम लेंगे विलंबित ख्याल को। विलंबित ख्याल जिसको कि बड़ा ख्याल भी कहते हैं, राग गौड़ सारंग का विलंबित ख्याल, जो कि क्रमिक पुस्तक मालिका से लिया गया है। और ये विलंबित ख्याल जो है इसको हमने एक ताल में ये निबद्ध है, जो कि बिल्कुल बराबर की जो मात्राएं हैं जो हैं उसके हिसाब से ये गाया जाएगा। क्योंकि शुरू में ही जब हम कोई विलंबित ख्याल सीखते हैं तो उसको हम 48 की मात्रा में या हम कहें 48 बीट्स में जो विलंबित ख्याल गाया जाता है उसको हम एकदम शुरू में विद्यार्थियों को नहीं सिखाते, क्योंकि वो थोड़ा सा एक आगे का एडवांस प्रोसेस है। जैसे हम 12 मात्रा की हम एक ताल बोलते हैं, तो 12 मात्रा की एक ताल को बराबर का मतलब है कि हर बीट पर जो है एक मात्रा, जो एक बोल है उस ताल का, वो बोला जाएगा। तो जब इसको हम और अधिक अति विलंबित रूप में जब देखते हैं तो उसको आगे और बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमने एक ताल में आपको तबले पर बताती हूँ कि एक ताल 12 मात्रा का, उसके बोल क्या हैं? धिन धिन धा गे तेर किट तू ना कत ता धा गे तेर किट धी ना धिन। तो ये देखिए 12 मात्रा हैं। इन 12 मात्राओं में जब मैं आपसे कहती हूँ कि बराबर की मात्रा में जो है हम बंदिश को गाएंगे, तो वो अभी जो बंदिश उदाहरण के तौर पे आपको देंगे उसमें वो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। यदि हम कहते हैं कि इसको 48 में गाते हैं, तो 48 का मतलब होता है कि आप सीधे तौर पे कहेंगे कि 12 इंटू 4 इज़ 48। तो उसका मतलब है कि एक एक मात्रा को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन कुछ कुछ परंपराओं में 12 इंटू 4 48 न लेकर 16 इंटू 3 48 लिया जाता है। इसका मतलब कि 3 ताल के जो 4 विभाग हैं, उन्हीं विभागों के आधार पर, उसी पर जो है 12 मात्रा की जो एक ताल है उसका विलंबित स्वरूप जो है वो स्थापित किया जाता है। तो ये तो काफ़ी एडवांस बात है, लेकिन उदाहरण के तौर पे आपको इसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे पहले बराबर की मात्रा धिन धिन धा गे तेर किट तू ना कत ता धा गे तेर किट धी ना धिन। तो ये बराबर की। अब हम इसको जैसे 48 में गाएंगे तो कैसे होगा? धिन 2 3 4 धिन 2 3 4 धा 2 3 4। अब ये आप देखिए, हर मैं एक बोल को, मात्रा की बोल को 4-4 आगे बढ़ा रही हूँ, उसको खींच रही हूँ एक तरीके से। तो जब आप पूरी एक ताल इस तरीके से खींचेंगे तो वो 48 बीट्स बन जाएगी। और 48 बनने पर जो है आपका जो विलंबित ख्याल है उसमें आप अपनी आलापचारी और उसमें बढ़त जो हम कहते हैं, राग का विस्तार कहते हैं, या हम तान जो कहते हैं, बहुत आराम से इत्मीनान से आप उसको कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बराबर मात्रा की जो बंदिश है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और उसके बाद एक उदाहरण मैं आपको ज़रूर दूंगी जो कि 48 मात्रा में गाया जाता है। तो पहले हम बंदिश लेते हैं 12 मात्रा की बराबर की। ये बंदिश है, इसके स्थाई के बोल हैं पाती झर गैया बेलरिया एरी माँ। पाती झर गैया बेलरिया एरी माँ। और इसका अंतरा है सब बन फूले अम्बुआ मोरला बेगी बुलाओ मोरे सैया एरी माँ। सब बन फूले अम्बुआ मोरला बेगी बुलाओ मोरे सैया एरी माँ। तो आप देखिए, साहित्य जो है वो बहुत छोटा सा है इस विलंबित ख्याल का, ख़ास तौर पे इसके स्थाई का। तो अक्सर विलंबित ख्याल के जो हैं जो साहित्य है वो छोटा ही मिलता है कई बंदिशों में, लेकिन बहुत सी ऐसी बंदिशें हैं जिसमें कि बहुत अच्छा खासा साहित्य उसमें हमें नज़र आता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जो वाग्यकार है
उसने उस बंदिश को रचा है, किस प्रकार से उसकी रचना हुई है, तो उस पे काफ़ी वो निर्भर करता है। खैर, हम बात करते हैं विलंबित ख्याल की। विलंबित ख्याल शब्द ही बताता है कि जहाँ पर बहुत जो स्पीड है, जो लय है, जो टेम्पो है वो स्लो है, वो कम उसकी लय है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हम गौर सारंग के विलंबित ख्याल को आपको सिखाते हैं। 12 मात्रा की बराबर की इसमें मात्रा चल रही है। पहले थोड़ा सा हम इसका स्वरूप जो है, इसका परिचय राग का जो है हम आलाप के तौर पर देते हैं, फिर हम बंदिश को शुरू करते हैं। छोटा सा परिचय। जब भी हम ख्याल को शुरू करते हैं, विलंबित ख्याल ख़ास तौर पे, तो हम उसका राग का पूरा नहीं लेकिन आलाप के तौर पे एक छोटा सा परिचय देते हैं, जहाँ पर कि हमने राग की जो विशिष्टता है या मेन जो उसका जो पकड़ है, पहचान है, उसका मेन जो अंग है, उसको हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। सा गा रे मा गा रे गा सा रे नि सा गा प नि दा सा नि रे सा गा रे मा मा गा गा पा रे सा। इस प्रकार से एक संक्षिप्त परिचय जो है हम राग का देंगे। अब चलते हैं बंदिश की तरफ। स्थाई पाती झर गई यहाँ पर हमने देखा कि हम बिल्कुल बराबर जो है मात्रा में इस बंदिश को गा रहे हैं, पर बंदिशें जो हैं वो और भी हैं जो कि इसको जैसे हमने कहा 48 मात्रा के एक ताल में ही उनको गाया जाता है। इसमें जो इसकी लय है, जो इसका जो टेम्पो है, यदि हम उसको और थोड़ा सा कम करें तो हम इस बंदिश को और सुंदर तरीके से उसको हम प्रस्तुत कर पाएंगे।
साथ ही जब हम अपनी आलाप जारी लेते हैं, जब उसका विस्तार करते हैं, राग का बंदिश के बोलों के साथ जो है बोलालाप करते हैं, तो वो उसको पूरा स्थान मिलता है जो है एक्सप्लोर करने का, और वो बहुत अच्छी तरीके से आलाप की प्रस्तुति की जा सकती है। अभी देखिए थोड़ा सा इसको और गाढ़ते हुए, ये शब्द आता है गाढ़ते हुए, थोड़ी गाढ़ी भी लय, इसका मतलब थोड़ा और स्लो टेम्पो होगा उसका। पाती झर गई, बराबर की ताल, पाती झर गई, ताल चल रही है, आपको आलापचारी पता है, आप उसका विस्तार कर सकते हैं। हे रे मा इसका मतलब हमने ताल में ये ध्यान रखना है कि ये बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सी मात्रा से शुरू है। फिर से देखते हैं, धा गे तीर कीट धिन धिन, धा गे तीर कीट तू ना कत ता पाती इसका मतलब कत्ता के बाद आपने बंदिश को उठाना है, यानी मुखड़े को उठाना है। अब हम उसकी मात्रा के हिसाब से देखिए, काउंटिंग के हिसाब से कि कितना उसमें आता है। पाती झर 1 2 3 4 5 6 7 8 पाती झर गई। इसका मतलब कि हमने नवी मात्रा से उठाना है। तो नवी मात्रा से यदि हम उठाते तो हमारे 4 मात्रा का मुखड़ा है। पाती झर गई, इसका मतलब कि 4 मात्रा का मुखड़ा है, तो 12 मात्रा की यदि ताल है उसमें -4 करिए, 8 बचता है। कहने का तात्पर्य है कि नवी मात्रा से आप बंदिश को उठाएंगे, उतना माइनस करिए, मुखड़ा आपका 4 मात्रा का है। 4 मात्रा 12 मात्रा से माइनस करेंगे, आपका 8 बचेगा। नवी मात्रा से आप जो है मुखड़ा शुरू करेंगे। तो जब भी हम आलाप लेंगे, क्योंकि हमें बार बार आलाप लेके या ताने लेके हमें सम पर आना है, तो सम पर आने के लिए हमें मुखड़ा जो है वो बार बार उठाना पड़ेगा। तो ये पता होने के बाद कि मुखड़ा कहाँ से उठाया जाता है, नवी मात्रा से मुखड़ा उठाया जाता है, तो इसीलिए इस बंदिश में नवी मात्रा से हम मुखड़ा उठाएंगे और उससे पहले जो है हम अपनी आलापचारी करेंगे। क्योंकि बराबर मात्रा है तो हम यदि एक एक आवर्तन में आलाप लेंगे तो छोटे आलाप भी हो सकते हैं, तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, हम यानी कि 1 या 2 आवर्तन के बाद भी मुखड़ा उठा सकते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है कि बिल्कुल सम पर आना, सही तरीके से मुखड़े को लेकर, और हम जब पूरे कॉन्फिडेंस जब हमें हो कि अब हमारा आलाप जो है ख़त्म हो रहा है, तभी हमें मुखड़े को उठाना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से हमने मुखड़े को उठाया तो वो बहुत इमेच्योर्ड सा जो है सुनाई देता है, वो उतना सुरीला, उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि एक कॉन्फिडेंस के साथ जब हम मुखड़े को उठाएंगे। सुनने वाले को भी आनंद आता है और प्रस्तुत करने वाले को यानी गायक या वादक को भी उसमें आनंद आता है। फिर से हम ताल को देखते हैं। धिन धिन
धागे तीर कीट तू ना कत्ता पाती झर गैया। आलाप देखिए वही स्वर है, सारे ने सा गा रे गा रे मा मा गा रे गा सा रे ने सा गा पनि द सा नि रे सा गा रे मा मा गा ग पा प म प म ग रे ग सा पाती झर गैया। अब इसी में हम इसको आकार में गा सकते हैं। आ आ चाहे तो हम इसमें शब्दों को लगा सकते हैं। पाती झर गया बेलरिया पाती झर गैया। जब भी हम विलंबित ख्याल को गाते हैं तो हमें, क्योंकि विलंबित ख्याल हमेशा समय का उसका ड्यूरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली छोटे ख्याल का। तो जो ड्यूरेशन है उसको हमने आधा घंटा या 40 मिनट्स या 1 घंटा भी विलंबित ख्याल का विस्तार किया जाता है। तो ये एक प्रश्न आएगा कि ये 1 घंटा कैसे गाया जाता है या आधा घंटा कैसे गाया जाता है। देखिए, जो स्वरों का जो विस्तार है या हम राग की जो बढ़त करते हैं उसको स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वाइज का मतलब है कि हम शुरू में जैसे हम सा भरते हैं या हम मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, धीरे धीरे गंधार तक आएंगे और धीरे धीरे फिर हम मध्यम पंचम, इसी प्रकार से निषाद धैवत या तार सप्तक के षड्ज पर, यानी कि जैसे मैंने आपको स्वरों का जो स्थान, जो 4 फ्रेजेस जो मैंने आपको आलापचारी के बताए, मैंने हर राग में बताए हैं, उन फ्रेजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विस्तार करना है। नहीं तो हम एक बार में हमने अपना सारा तार सप्तक तक हम घूम के आ गए तो एक ही आलाप में या 2 आलाप में हमने ले लिया तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी आलाप हमारा ख़त्म हो जाएगा, उससे हमारे पास बाकी कुछ नया रहेगा नहीं। तो हम राग का आनंद भी आए और राग का विस्तार भी, वो क्रिएटिविटी तभी आएगी जब उतना समय, उतना ड्यूरेशन हमें मिलेगा। तो वो धीरे धीरे जो है वो आपका स्वरों का जो विस्तार धीरे धीरे बढ़ेगा, या हम कहें कि हम बोलों को लेके बढ़ेंगे तो राग का आनंद भी आता है एक तरफ और दूसरी तरफ धीरे धीरे राग का विस्तार होता है। और उसी विस्तार से जो है समय जो है वो पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा निकला या कभी 1 घंटा निकला। तो इसी प्रकार से जो गायक हैं या जो वादक हैं जो अपनी रचनाओं को या विलंबित ख्याल को जो है प्रस्तुत करते हैं तो वो इसी प्रकार से करते, इसी प्रकार से उसका विस्तार करते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ, क्योंकि समय हम तो 1 घंटा इसको नहीं गा सकते अभी, लेकिन आप गा सकते। तो उदाहरण के तौर पे शुरू का आलाप कैसा होना चाहिए, उसका धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। पाती झर गैया, पहला आलाप पाती झर
पाती झर गैया आ पाती जरा गया पाती झर गैया। देखिए पहले मैं मंद्र में गई, दूसरे मैंने गंधार और थोड़ा सा मध्यम को टच करते हुए गई। आगे बढ़ेंगे। हे पाती झर गैया पाती झर गैया। अब मैं इसमें पंचम तक गई। इसी प्रकार से धैवत तक, निषाद तक जब हम विस्तार आगे बढ़ते हैं और हम तार सप्तक के सा तक जाते हैं, उसके बाद हम जो है कहीं अंतरा शुरू करते हैं। अंतरा गाने के लिए हमें तार सप्तक तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया है। तार सप्तक के सा पर पहुंचने के बाद जब अंतरा उठाया जाता है तो वहाँ पर बहुत सुविधा होती है कि हम क्योंकि अंतरा जो है उसके स्वर ज़्यादातर स्वर विस्तार अंतरे का तार सप्तक को लेकर होता है, तो हम सीधे यदि नीचे के मध्य सप्तक के सा से हम आके अंतरे को उठाएंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ना गाने वाले को कंफर्टेबल फील होगा। तो इसीलिए हम ऊपर के तार सप्तक के सा पर जो है अपने बंदिश को या अपने स्वर विस्तार को वहाँ पर रोकते हैं, संपन्न करते हैं। और जब मुखड़ा उठाते हैं तो हम अंतरे का मुखड़ा उठाते हैं। जैसे मैं एक आलाप आपको इसमें बताती हूँ और उसके बाद जो है मैं तार सप्तक पर आलाप संपन्न करूँगी और फिर मैं अंतरा उठाऊँगी। अंतरे के बोल जैसे मैंने आपको पहले बताए, सब बन फूले अबुआ मोरला बेगी बुलाओ मोरे सैया एरी माँ। तो अब स्थाई का आलाप लेते हुए कैसे मैं अंतरे को उठाऊँगी। पाती झर गैया बेलारिया बेलारिया बेलरिया बान फूली सब बन फूले अबुआ मोराल। अब ये बंदिश मैंने तार सप्तक के सा पर स्थाई का आलाप खत्म किया और फिर मैंने अंतरा उठाया। तो अंतरा प प सा सा, अब मैं यदि नीचे गाती पाती झर गैया सब बन, वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि सा पर मैंने अपना आलाप ख़त्म किया है। आलाप को पंचम पर भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि ये पंचम से इसका अंतरा शुरू हो रहा है, लेकिन वो सा पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हे सब बाना फूले अबुआ मोरला
सैया रे माँ सब बाना फूले। अब देखिए अंतरा जो है तार सप्तक पर जाके ख़त्म हुआ है, तो तार सप्तक के सा पर रुकने के बाद हम जो है अंतरे का विस्तार बहुत अच्छी से और बहुत सुगमता से उसको कर पाएंगे, क्योंकि नीचे दी हम मध्य सप्तक पर आ गए, मध्य सप्तक के सा पे, या हम कहें कि मंद्र सप्तक पे आ गए, तो ऊपर तार सप्तक के सुरों को लेना थोड़ा सा बिगनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगा, और वो उतना सुंदर भी नहीं लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, सुमधुर नहीं लगेगा सुनने में। सब बाना फूले अम्बुआ मोरला बेगी बोलावो रे सैया रे माँ पा सा रे सा प सा सा नी म प म ग म प म प द नि सा रे सा नि सा प म ग ग रे म ग प रे सब बाना फूले। अब यहाँ पर अंतरे की आपको स्वर लिपियाँ भी बताई हैं। कल मैंने आपको एक जिक्र किया था कि कुछ परंपराओं में या कुछ जो संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं, वो कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये बंदिश उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर कोमल निषाद का द नि म प तीव्र मध्यम कोमल निषाद, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक फ्रेज जो है प्रयोग हुआ है। तो पंडित भातखंडे जी ने इस बंदिश को क्रमिक पुस्तक मालिका में संकलित किया, तो उस बंदिश में इसका उदाहरण जो है वो स्पष्ट रूप से मिलता है। पंडित भातखंडे जी की बंदिशों से जो है क्रमिक पुस्तक मालिका के पूरे 6 भाग जो हैं उसमें बहुत से रागों का वर्णन है, जिसमें कि विस्तार पूर्वक रागों के बारे में भी बताया गया है, और रागों की बहुत सारी बंदिशें जो हैं वो स्वर लिपिबद्ध हुई हैं। इन स्वर लिपियों से बहुत ही हमें आसान हो गया कि आज भी हम उन बंदिशों को, उन नायाब बंदिशों को हम गा बजा सकते हैं, जो बंदिशें किसी समय में बड़े बड़े संगीतकारों ने, वाग्यकारों ने जो है उनकी रचना की थी और उन्हें गाया था। तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अंतरा गाते समय जो है वो तार सप्तक के षड्ज पर ही जो है कोशिश की जाए कि वहाँ पर ही आलाप को जो है संपन्न किया जाए, और फिर मुखड़ा उठाकर फिर जो है बार बार जब हम आलाप करते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद फिर हम मुखड़ा लेके पूरा अंतरा गाने के बाद फिर हम स्थाई पर आते हैं, और स्थाई पर आने के बाद जो है बारी आती है पलटों की। तो एक उदाहरण में आपको विलंबित ख्याल के अंतरे में आलापचारी एक आलाप में दूंगी, उसके बाद हम अंतरे को संपन्न करके किस प्रकार से हम स्थाई के मुखड़े को पकड़ते हैं और फिर हम अपनी तान पर आते हैं। सब बाना फूले अम्बुआ सब
बाना फूले बाना फूले सब बाना फूले अम्बुमा मोरला बेगे बुलावो मोरे सैया हे रे पाती जरा गैया। अब बारी आती है तानों की। तो जब हम आलाप करने के बाद पुनः स्थाई पर आते हैं, थोड़ी सी इसकी लय बढ़ा देते हैं। धिन धिन धा गे तीर किट तू ना कत ता पाती जरा गैया। थोड़ी लय बढ़ाएंगे। निसा गरे मग प मध प म गरे सा निसा। अब मैं अपनी लय में भी गा सकती हूँ। निसा गरे मग प मध प नि द सा नि द प म गरे गरे म गरे सा रे निसा गरे मग प मध प म गरे सा निसा। निसा गरे मग प मध प म गरे ग रे गरे सा निसा ग गरे सा निसा ग गरे सा निसा रे ग म प म गरे सा पाती झर गई। लेकिन विद्यार्थियों के लिए शुरू में एकदम फास्ट स्पीड में लेना मुश्किल है, तो उसको आप अपनी लय में, धीमी लय में भी उसको आप ले सकते हैं। कैसे? मिला लीजिए उसको। तबला चढ़ रहा है, कभी कभी रोशनी के या एयर कंडीशन को लेते हुए या तेज़ लाइट से जो है तबला और तानपुरा दोनों पर असर होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इसीलिए आपने बार बार देखा होगा कि हथौड़ी से जो है तबले को मिलाया जाता है, तो उसका सुर जो है जब सही होता है तभी वो संगत में अच्छा लगता है। नहीं तो तबले का सुर अलग है या तानपुरे का सुर अलग है, तो वो बहुत मुश्किल होती है कि उसको बिल्कुल अलग लगता है, बेसुरा लगता है कहीं पे। तो बेसुरा शब्द का अर्थ यही है कि सुर से हटा हुआ, सुर से थोड़ा सा अलग। पाती झर गैया। निसा ग रे सा निसा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा निसा। निसा ग रे म ग प म ध प नि द सा नि द प म ग रे सा निसा। निसा ग रे म ग प म ध प नि द सा नि रे सा ग रे सा नि द प म ग रे ग म ग रे सा नि सा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा नि सा ग रे म ग प म ध प। यहाँ पर आपने बिल्कुल जो स्वर समुदाय उसमें प्रयोग होते हैं उनको बार बार आपने इस्तेमाल करना है। और आपने ध्यान देना है कत्ता का। कत्ता पाती झर गई। निसा ग रे सा निसा। निसा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा निसा। ग रे म ग प म ध प म ग रे सा निसा ग रे सा पाती झर गई। आपकी मर्जी है, आप उसको एक आवर्तन में उसको तान को ख़त्म करें या उसको 2 आवर्तन में करें। आपको जैसा उचित लगता है, जैसा अच्छा लगता है, जैसा सुनने में अच्छा लगता है, उसको आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बराबर की लय है। यदि 48 मात्रा की ताल जो है एक ताल चल रही है, तो वहाँ पर आपके एक आवर्तन ही काफ़ी हो जाता है, जिसमें कि आप एक काफ़ी बड़ा जो है पलटा जो है तान के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बजाइए। धिन धा गे तीर किट तू ना कत ता पाती झर गैया। गरे म ग प म ध प म ग रे सा नि सा। निसा ग रे सा नि सा ग रे म ग प म ध प नि द सा नि द प म ग रे म ग रे सा रे नि सा ग रे सा नि सा।
गरे म ग प म ध प म ग रे सा रे नि सा ग रे सा नि सा रे ग म प म ग रे सा रे नि सा ग रे सा नि सा ग रे म ग प म ध प म ग रे सा नि सा पाती र गैया। अब इसका आप जो है शब्दों को बोल लगा के भी आप उसको कर सकते हैं। चाहे आकार में कर सकते हैं या इसमें बोल लगाएं। झर गई पाती झर गैया। चाहें तो उसको बोलो में बोल सकते हैं और चाहें तो एक आवर्तन, दो आवर्तन में, उसको जैसा आपको उचित लगता है वैसे बोलिए। हाँ, शब्दों का जैसे मैंने आपको बोला कि कोशिश करें जिसमें वॉवल साउंड है उन अक्षरों को आप लेंगे तो वो ज़्यादा सुविधा होगी बोल तान बनाने में। किस प्रकार से देखिए, ना, खत, ता, पाती झर गई पाती झर गैया। आती गैया पाती झर गैया। तो आप देखिए कि इस प्रकार से ये कोई मुश्किल नहीं है कि हम अपनी स्वयं की ताने बनाएं पलटों की मदद से और उसको हम गाएं विलंबित ख्याल के साथ। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने ताल का, यानी तबले पर जो ताल बज रही है एक ताल, उसका आपने ध्यान रखना है। उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तबले के जो एक आवर्तन है या एक जो चक्र है आपके माइंड में अपने आप घूमने लगेगा और आप खुद ब खुद जो है आप अपनी ताने, अपने आलाप बना सकते हैं। ज़रूर शुरू में एकदम से इतनी क्या कहना चाहिए कि एकदम जिस प्रकार से बहुत सुंदरता जिस तान को या जिस आलाप को जाके एकदम से अच्छा लगे, ऐसा हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन करते करते जब आप पलटों का, आलाप का जो है अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो आपको जो है उसको बंदिश के साथ गाने में भी पूरी तरह से आप उसमें सुविधा महसूस करेंगे। तो ये तो थी बंदिश विलंबित ख्याल की, जो कि बिल्कुल बराबर की 12 मात्रा में आपको दी। एक उदाहरण के तौर पे एक बंदिश में आपको 48 मात्रा जो है उसमें आपको गा के उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ। तुम आए हो आज की दया सावरे मौज तुम्हारी भई मोह पे गुण रूप कछु तो नाही तुम ये हो आज की। तो आप देखिए बहुत ही स्लो था और इसका मुखड़ा 8 मात्रा का था और ताल जो है वही एक ताल चल रही, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि इलास्टिक की तरह खींच दिया जाता है उसको, इस ताल को भी खींच दिया गया है और वो जो इसका खिंचाव है वो 48 मात्राओं तक पहुंच गया है और उन 48 मात्राओं के भीतर ही हमने आलापचारी करनी होती है, उसके भीतर ही हमने तान लेनी होती है। और ये करने के साथ साथ हम एक और चीज़ हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा आलाप पहले षड्ज पर, मंद्र सप्तक के स्वरों पे, फिर धीरे धीरे ऋषभ गांधार तक आना, फिर
एक आध आलाप ऐसे लेने के बाद धीरे धीरे मध्यम पंचम पर आना, या उसके बाद धीरे धीरे निषाद तक जाना, फिर तार सप्तक के षड्ज पर जाना और फिर अंतरा लेना। तो आप देखिए इस पूरी जर्नी को करने में समय तो लगता है, और यही समय जो है हम कहते हैं कि विलंबित ख्याल जो है काफ़ी समय लेता है, आधा घंटा या 1 घंटा विलंबित ख्याल, और उसमें बिल्कुल स्वर भर के स्वरों का आनंद लेते हुए जो है उसका विस्तार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब अब आज से जब आप या आप कोई भी आप अपनी कक्षा में या कहीं भी आप विलंबित ख्याल सुन रहे हो, कॉन्सर्ट्स में या कक्षा में जहाँ भी आपकी तालीम होती है, तो अब आपको ये बात एकदम स्पष्ट हो गई होगी कि विलंबित ख्याल में या बड़े ख्याल में इतना समय क्यों लगता है। बड़ा ख्याल इसीलिए इसको बड़ा ख्याल कहते हैं, हालांकि अक्सर बंदिशों में साहित्य बड़े ख्याल में छोटा होता है और छोटे ख्याल में साहित्य जो है वो बड़ा होता है। तो उसका कारण है कि छोटे ख्याल की जो बंदिश है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, वो लय जो है वो द्रुत गति में होती है। तो मध्य लय के भी जो ख्याल होते हैं उसमें भी लय थोड़ी मध्यम लय होती है। तो जाहिर सी बात है जो चक्र चलेगा वो चक्र में सम जो है वो जल्दी आएगा द्रुत लय पे, और जो कि विलंबित में वो जो सम है वो देर से आएगा, क्योंकि चक्र जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, स्टेप्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वो पूरा चक्र संपन्न करने में उसको समय लगेगा, इसीलिए इसको विलंबित ख्याल यानी विलंब से आना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक परिभाषा होगी कि बड़े ख्याल में सम का विलंब से आना, विलंब से सम आता है, देर से आता है, इसीलिए शायद इसको विलंबित ख्याल कहा गया होगा। तो विलंबित ख्याल एक ऐसा एक शैली हम कहेंगे गायन की, या हम कहते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो के आर्टिस्ट जो होते हैं, जो वादन करते हैं, वादक जो होते हैं, वो लोग मसीद खानी गत कहते हैं और द्रुत को रज़ा खानी गत कहते हैं। जो सितार पे या जो तंत्री वाद्यों पे, मैं कहूँ वाद्यों पे जो भी बजाया जाता है उन बंदिशों को गत कहा जाता है। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन ना करें विद्यार्थी कि हम ख्याल कह रहे हैं, ख्याल जो है वो गायन के लिए है और गत जो है वो वादन के लिए है। तो जहाँ भी आप कभी ये नहीं कह सकती गत जो है हम गा रहे हैं या हम ख्याल बजा रहे हैं, वहाँ पर वो गत ही कहेंगे उसको। तो जो ख्याल की हम कह रहे हैं विलंबित ख्याल, मध्य लय के ख्याल या द्रुत लय के ख्याल, ये 3 प्रकार के हैं। हमने कल जो एक झपताल की बंदिश जो प्रस्तुत की वो मध्य लय की थी, और विलंबित लय आज हमने आपको बताया। इससे पहले हमने आपको छोटे ख्याल जो है सरगम गीत और एक छोटा ख्याल आपको बताया। तो वहाँ आप देखिए कि वहाँ पर जो आवर्तन का या हम कहें जो काल का चक्र है, जो ताल का चक्र है, वो स्लो है, मध्य लय है और उसके बाद द्रुत है यानी फास्ट है। तो फास्ट में आप बहुत लंबी लंबी आलाप या बहुत बड़ी बड़ी ताने आप नहीं ले सकते, ताने फिर भी अच्छी लगती, लेकिन आलाप आपको कहीं पे छोटे आलाप ही लेने होंगे, क्योंकि विलंबित में आप बड़े आलाप गा चुके हैं। जो गायन की जो परंपरा रहती है उसमें सबसे पहले विलंबित ख्याल प्रस्तुत किया जाता है, और विलंबित ख्याल के बाद फिर जो है द्रुत ख्याल की प्रस्तुति होती है, क्योंकि विलंबित ख्याल अधिक समय लेता है। विलंबित ख्याल में पूरा विस्तार करने में समय लगता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि धीरे धीरे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक के स्वरों को लेते हुए विस्तार करते हुए जो है तार सप्तक तक पहुंचते हैं, तो उसमें एक समय लगता है। और ये जो समय है, इस समय में राग का विस्तार बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है। कौन से स्वर पर कितना न्यास है, किस स्वर का लंघन करना है, कौन से स्वर को हम बहुत अल्प प्रयोग करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं इसको इस हिसाब से जो है आलापचारी को बरतना जो है वो बड़े ख्याल में या विलंबित ख्याल में बखूबी किया जा सकता है। इसके कंपैरेटिवली जब हम द्रुत ख्याल की बात करते हैं, छोटे ख्याल की बात करते हैं, छोटा ख्याल इस करके भी क्योंकि उसमें समय जो वो कम लगता है। छोटा ख्याल बहुत हो गया तो 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, कहीं सिर्फ छोटा ख्याल गाने का मौका मिलता है तो बहुत हो गया तो 25 मिनट, इससे ज़्यादा इसको लोग गाते नहीं हैं, क्योंकि उसकी लय के हिसाब से उसका विस्तार होता है। तो ये साहित्य की दृष्टि से भी द्रुत ख्याल में जो है साहित्य ज़्यादा मिलता है अधिकतर, और विलंबित ख्याल में साहित्य जो है वो छोटा मिलता है, और लेकिन कुछ कुछ परंपराओं में जो है साहित्य पूरा भी है। कभी कभी ऐसा भी विद्यार्थियों को देखने को मिलता है कि
साहित्य तो बहुत छोटा है और उसको कहते हैं कि विलंबित 48 में जो है यानी 48 बीट्स में जो है उस बंदिश को गाया जाए। तो वहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा होती है उसका बहुत अहम रोल होता है कि वहाँ पर किस प्रकार से उसको बढ़त बताई जाती या वो स्थाई को किस प्रकार से गाया जाता, उसको विद्यार्थी को सीखना पड़ता है। कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं इस प्रकार से भी आती हैं कि हमारे गले में जो है जो मुर्की है या खटका है या एक जो आंदोलन एक वाइब्रेशन मैडम आप गाते हो आपकी आवाज़ में आता है, वो कैसे उत्पन्न करें। उसको गला हम गाते तो हमारा सीधा सीधा रहता है गला। तो देखिए कुछ तो चीज़ें अभ्यास से आती हैं, कुछ आप पलटों का अभ्यास कीजिए और कुछ जो है सुनने से आती हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि किसी फिल्म का गीत है। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को देखा है कि फिल्म का गीत वो बहुत जल्दी से जो है सीख लेते हैं और उसमें तो बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। कई बार जो होता है 3 या 5 मिनट के गाने में कई इस प्रकार से आंदोलन होते हैं, इस प्रकार से कुछ हरकतें होती हैं गले की, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है बिल्कुल हूबहू उसकी नकल जो है विद्यार्थी कर लेता है। वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि वहाँ पर आपने सुना बहुत होता है कि आप सुनते रहते हैं, तो सुनते सुनते उसको आप कॉपी करते हैं बिना ये जाने कि इसके पीछे स्वर क्या है। कुछ जैसे मैं कहती हूँ मुर्की है या खटकी हैं, उनकी ख़ास तौर पे आंदोलन जो इस प्रकार के हैं उनकी कई बार स्वरलिपि जो है वो बताना भी मुश्किल होती है, क्योंकि एक साथ जो है बहुत सारे स्वर जो हैं उनका कंपन एक साथ आता है। तो वहाँ पर उसको कोशिश करें कि उसको सुनते सुनते जो है उसको कॉपी करें और करते करते धीरे धीरे वो अपने आप आएगा। यहाँ पर दूसरी बात जो सहायक होगी वो होगी आपकी पलटों का अभ्यास। जब आप पलटों का अभ्यास करेंगे तो गले में दाना बनेगा, गला साफ होगा और वो इस प्रकार के आंदोलनों को या इस प्रकार की मुर्की या जो हरकतें गले की हैं उसको बहुत आसानी से जो है वो सीख लेगा या उसको एकदम से प्रस्तुत करेगा। तो इसको तो करते रहने की ही ये बात है। कुछ लोगों के अंदर गॉड गिफ्ट होता है, वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनको ईश्वर ने वो वरदान दिया होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हर आवाज़ की अपनी क्वालिटी है। किसी आवाज़ का रेंज बहुत अच्छा है, किसी आवाज़ की जो है रेंज अधिक नहीं है लेकिन उसकी डेप्थ बहुत अच्छी है। किसी आवाज़ में खटका मुर्की हरकतें ये बहुत खूबसूरत है। किसी की आवाज़ जो है बहुत महीन होती है, किसी की बहुत गंभीर होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका ध्यान रखते हुए जो है किसी की कॉपी हम ना करें तो बेहतर है। हम अपनी आवाज़ की इम्पोर्टेंस को जानते हुए अपनी आवाज़ जो ईश्वर ने दी है उसी को लेते हुए अभ्यास के द्वारा उसको और अधिक निखार सकते हैं और अधिक सुंदर हम बना सकते हैं। तो ये जो एक विलंबित रचना आज मैंने आपको बताई, इससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका मध्य लय की बंदिश और द्रुत ख्याल जो है उनमें क्या डिफरेंस है। तीनों बंदिशों में आपको डिफरेंस लय का भी दिखा होगा, तीनों बंदिशों में जो है साहित्य का भी नज़र आया होगा कि किस प्रकार से किसमें कितना साहित्य है और राग का विस्तार कैसे किया जाता है, बंदिशों में आलापचारी या तान पलटे किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। इसको जब आप समझ कर गाएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। आप राग के साथ भी और अपनी नॉलेज के साथ भी जो है आप इजाफा उसमें कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गौड़ सारंग राग जो है इन तीनों व्याख्यानों से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा।